नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बात गणतंत्र दिवस परेड की। कर्तव्य पथ पर न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया भारत की सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत देखेगी। वो विरासत जिसमें वंदे मातरम भी है और एक नए भारत की उभरती तस्वीर भी है। सैन्य शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर और दुनिया में जो बदलाव हो रहा है युद्ध के मैदान में, उसके बाद भारत क्या क्या परिवर्तन कर रहा है यहां के हथियारों में, हथियार प्रणालियों में, और न केवल इंसान बल्कि युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल भी किस रूप में हो रहा है, देखिए इस खास कार्यक्रम में। आदर्श वाक्य है आकाशे शत्रु न जही, आर्मी एयर डिफेंस का, और यही आकाश लॉन्चर इस समय मेरे सामने है कर्तव्य पथ पर, और मेरे साथ कैप्टन अनिकेत ओझा। ये वो वीर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का भाग भी थे। वेरी गुड टू मीट यू अगेन। गुड टू मीट यू सर, आई एम गुड। तो शत्रु के दांत खट्टे किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, अब है कर्तव्य पथ पर। आकाश सिस्टम के बारे में, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में दुनिया इस समय क्या जानना चाहती है, क्या बताएंगे? सर मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आकाश मिसाइल सिस्टम जो है ये भारत का स्वदेशी निर्मित पहला सरफेस से एयर में मारने की क्षमता रखने वाला मिसाइल सिस्टम है। इससे हम, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम इसको किसी भी टेरेन पे, ये प्रभावशाली है, भले ही वो राजस्थान के रेगिस्तान हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर की वादियां हो, ये हर टेरेन पे इसको हमने चला के टेस्ट करके, और ये हर जगह इसने अपनी इफेक्टिवनेस को साबित किया है। अच्छा, वैसे तो एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं या टेस्ट करते हैं या सिमुलेटर्स पे, असल जीवन में इस्तेमाल करने का अनुभव वो कैसा था? असल जीवन में पहली बार हमें ऐसा, मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं इस अपने लॉन्चर को एक असली टारगेट के ऊपर देख सकूं, मूव कर सकूं एंड हाँ आगे एंगेज कर सकें। बट बहुत अच्छा हमें मौका मिला वो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये देखिए ना, ये जो सब वीर है, वीरों का जो सीना है बिल्कुल चौड़ा हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करके। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बाद हम चलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। SR SAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MR SAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अभ्र, अभ्र माने आकाश। कैप्टन तनिष्क शर्मा हमारे साथ है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अभ्र के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? अब हम MR SAM पर आ गए हैं। जी, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है जो कि ग्राउंड एसेट्स और ग्राउंड फोर्सेस को एरिया एडी कवर प्रोवाइड करता है। यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट, उनके हेप्टर्स, उनकी सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल को भेदने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज, मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर और रेडार की रेंज 300 किलोमीटर है। तो मतलब 300 किलोमीटर दूर कोई भी खतरा आपकी ओर आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। प्रयास ये होता है कि पहले जो पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आपका सिस्टम है आकाश तीर, उसमें दूर से ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ भी आप उसे ध्वस्त कर सकते हैं, या पास आ जाए तो इससे? जी बिल्कुल। होता क्या है कि अलग अलग टारगेट्स के अलग अलग इंटेंशंस हो सकते हैं। उसका हो सकता है दुश्मन को टारगेट मिला हो हमारे नज़दीक, तो हम कोशिश करते हैं कि वो जितना हमारे नज़दीक आ सके उसे तब एंगेज करने के लिए। लेकिन हमारी काबिलियत क्योंकि दूर तक भेदने की है दुश्मन को, तो हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बताइए, इस गणतंत्र दिवस परेड पर ये अभ्र सिस्टम है, आप लोग हैं, ये कैसा अनुभव है आपके लिए? ये बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, और ये काफ़ी गर्व की बात है कि मैं अपने यूनिट को, विच इज़ 501 AD मिसाइल रेजिमेंट MR SAM, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे क्रू ने काफ़ी दिन रात मेहनत करके इस इक्विपमेंट को तैयार करने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमसे बात करने के लिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए, MR SAM को आपने देखा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और अब इसके बाद उस मिसाइल की चर्चा करते हैं जिसकी बात पूरा देश कर रहा है,
दुनिया कर रही है, खरीदना भी चाहते हैं वो लोग, और ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ये ब्रह्मोस की टुकड़ी इस समय हमारे साथ है। कैप्टन अनिमेश रोहिला हमारे साथ है। कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। ब्रह्मोस, किसी को इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो तो इसका दर्द झेल भी चुके हैं। वो दर्द पहुंचाना अच्छा अनुभव रहता है। आप ब्रह्मोस के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं? ब्रह्मोस, जैसा कि आपने कहा कि इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैं इस मिसाइल के बारे में कहूँगा, ये अपने ही तरीके से दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोटेंशियल क्रूज़ मिसाइल है, जो सुपरसोनिक स्पीड से एक्यूरेटली टारगेट पे वार करता है, और इसमें वो सक्षमता है कि ये दुश्मन को घुटनों के बल गिरा सकता है। दुश्मन के चाहे एयरबेसेस हो या आतंक के वो गढ़, जिसमें मुरीद के शामिल है, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स, या फिर बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स, या फिर दुश्मन के कई एयरबेसेस एक के बाद एक ध्वस्त किए गए। ब्रह्मोस पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, मतलब कितना भी बड़ा उनका टेरर का हेडक्वार्टर हो या एयरबेस हो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जहां आप चाहें वहीं मारेगा। एब्सोल्युटली पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। आपने सैटेलाइट फोटोज तो देखी होंगी। सैटेलाइट फोटोज भी देखी, वैसे मैंने वहां के वीडियोस भी देखे हैं, और वो जो दर्द उठ रहा था वो हम सुन भी पा रहे थे। संभवतः उनका दर्द महसूस भी कुछ लोग कर रहे थे। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी मुस्कुराहटें हैं ना, ये उन सब वीरों की मुस्कुराहटें हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए उस समय बहुत कुछ कि उस समय तो ये भी नहीं पता था अगला वार कहां होगा या अगला क्या कदम होगा, कितना एस्केलेट होगा, लेकिन इस समय कितने गर्व के साथ अभी कर्तव्य पथ पर भारत की ये सेनाएं हैं। और भारत की इन सेनाओं के इन हथियारों के साथ और क्या क्या कर्तव्य पथ पर होगा, मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी दिखाई देने वाली है, जो सिर्फ आप आज तक पर अभी देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के मुरीदके से लेकर भारत के रफाल, ब्रह्मोस, S-400 तक हर कुछ है। और ये झांकी दिखा रही है किस तरह से भारत ने एक सफल ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और किस तरह से उसके एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कर्नल राकेश कंसवाल है। सर, क्या खास है इस झांकी में? बहुत कुछ कह रही है ये टैब्लो। देखिए, इस झांकी का जो हमारा थीम है, ऑप सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, यानी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता, एकीकृतता से विक्ट्री, विजय प्राप्त करना। तो ये कह रही है, एक तो हमारी विजय दर्शाता है ऑप सिंदूर में, और दूसरा हमारे तीनों थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एकीकृत होके, जो इंटीग्रेट होके हमने ये ऑपरेशन लड़ा है, उसको दर्शाता है। सर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमें वेपन सिस्टम्स दिख रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, सारे वेपन सिस्टम वो हैं जो यूज हुए हैं। अगर आप पीछे से देखेंगे तो दैट इज इंडिया, वो भारत है। ये भारत को दर्शा रहा है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, उसके बाद सुखोई, आप देख सकते हैं ब्रह्मोस लॉन्च हुआ है सुखोई से। आर्मी के गन सिस्टम्स M777, L-70 AD गन, जितने भी उनके ड्रोन्स आए वो सारे बर्बाद कर दिए इन गन्स को यूज़ करके। उसके बाद हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम, हमारा राफेल, और उस तरफ पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। सर, ये फेंस दिखाई दे रही है, फेंस भी बताइए। ये फेंस एक तरह से बॉर्डर को दर्शा रही है, बॉर्डर को दर्शा रही है। इस तरफ भारत है, उस तरफ पाकिस्तान है, और उस तरफ डिस्ट्रक्शन है। देखिए, उनके जो एयरक्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो पूरी तरह से जो युद्ध क्षेत्र है वो इस झांकी में दर्शा दिया गया है। युद्ध क्षेत्र छोटे उसमें मापदंड में हमने झांकी में दर्शाया जी। तो जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के थे जिनको तबाह किया गया, वो भी यहाँ पर है। देखिए, एक वो जो उनका साब EW एयरक्राफ्ट है वो देखिए आप ऊपर, वो दिखाया गया है। बाकी अगर आप हैंगर के नीचे कैमरा से देखेंगे तो उनके जो हैंगर में पार्क्ड एयरक्राफ्ट है वो भी डिस्ट्रॉयड दिखाए गए हैं। सर, यहाँ पे जो लोगो दिखाई दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, उस लोगो से अब हर भारतवासी कनेक्ट करता है, वो लोगो भी यहाँ पर है। बहुत फेमस लोगो है, आपने देखा सिंदूर, पहलगाम में सिंदूर उजाड़ा गया और उसका बदला हमने वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करके विजय प्राप्त करके लिया है। तो यहाँ पे जॉइंटनेस के साथ इस युद्ध की जो करेक्ट, ये पूरा जो ऑपरेशन लड़ा गया ये जॉइंट होके ही लड़ा गया, वायुसेना, थल सेना, नौसेना एक साथ, तभी हमें विजय प्राप्त हुई है। क्या कुछ पर्सनल भी इस झांकी पर हमें उस दिन दिखाई देंगे? आपको एक
वो दिखाई देगा शोल्जर जो वाला ड्रोन उड़ा रहा होगा वॉरमेट, तो वो शोल्जर डिपिक्ट करेगा कि कैसे हमने ड्रोन वॉरफेयर किया है। सर कितना वक्त लगा इसको सोचने में और इसको बनाने में, कंसीव करने में और पूरा बनाने में? थीम वगैरह सोचने में करीब 6 से 8 महीने पहले आप लगा लीजिए। कंसेप्चुलाइज किया गया, क्लियरेंसेस, फिर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इसको गो अहेड दिया, सैंक्शन दिया, एंड फिर 2 से 3 महीने लगे हमें इसका 3D और कॉन्सेप्ट को एक्शन में लाने में। एंड लास्ट का 1 से 1.5 महीना आप लगाइए, और उसके अलावा MOD सेरेमोनियल के 8 से 10 मीटिंग इसको क्लियर कराने के लिए। सर आपको लगता है ये जो टैब्लू है 30 में से सबसे खास होगा, क्योंकि ये हर भारतवासी के दिल में होगा? नहीं, ये खास है, आप देख सकते हैं, ये टैब्लो सबसे खास है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध क्षेत्र को इस खास झांकी पे पूरी तरह से उतार दिया गया है, चाहे S-400 हो, ब्रह्मोस हो, आकाश हो, या फिर पाकिस्तान के ध्वस्त आतंकी ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, इस झांकी में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने भारत की बढ़ती युद्ध क्षमता को भी दिखाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अभी भी एक आजादी चाहिए, विदेशी हथियारों से आजादी, स्वदेशी हथियारों से, भारत में निर्मित हथियारों से युद्ध लड़ना और जीतना। और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, जैसे ये हथियार ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, ईगल ऑन आर्म, ये आपको दिखाएगा किस तरह भारत अब स्वदेशी ड्रोन्स के साथ बैटलफील्ड में आगे बढ़ रहा है। और मेरे साथ कैप्टन दिव्यजीत मुखर्जी हैं, EME के हैं, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। मेजर मुखर्जी, कैप्टन मुखर्जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया ड्रोन, या ये यूं कहें आर्मी द्वारा निर्मित ड्रोन युद्ध के मैदान में? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हाल ही के ग्लोबल ऑपरेशंस में देखा है, इस मॉडर्न डे बैटलफील्ड में ड्रोन्स का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, जिसका नाम है ड्रोन शक्ति। इसका निर्माण कोर ऑफ EME द्वारा किया गया है, सभी तरीके के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे टेक्निक्स शामिल है। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे ये एक रोबोटिक आर्म है, ये अपने आप ड्रोन को रिपेयर कर रहा है, बना रहा है, क्या क्या प्रक्रिया है इस समय? इस रोबोटिक आर्म से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी है एक फील्ड में सोल्जर्स को ड्रोन रिपेयर से असिस्ट करने के लिए रोबोट्स का इंक्लूजन। तो इसमें इस तरीके के काफी फ्लैगशिप इक्विपमेंट्स है, जैसे 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर, AIPC, रोबोटिक आर्म, सोल्डरिंग स्टेशन, जिससे कि हम फॉरवर्ड एरियाज में ड्रोन्स का फैब्रिकेशन, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस और रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप यहां देखें तो बाज, सुदर्शन, नवास्त्र 81 और खरगा चक्र, ये अलग अलग ड्रोन्स आपके, ये सभी मेड इन इंडिया, मेड बाय द आर्मी है? जी बिल्कुल, ये सभी के सभी फ्लैगशिप इंडिजिनियस ड्रोन्स है, जिनका निर्माण कोर ऑफ EME द्वारा किया गया है, इंडिया के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं खरगा चक्र, ये एक IC इंजन पावर ड्रोन है। तो ये बैटरी नहीं है, इसमें ईंधन से ये ड्रोन चलता है? तो जी बिल्कुल, ये एक IC इंजन पावर ड्रोन है, जिसका लॉन्ग रेंज रिकॉग्निशंस एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज है इसमें। और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, क्योंकि हर चीज इन हाउस फैब्रिकेशन से तैयार किया गया है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं जो 3 ड्रोन्स है, बाज, सुदर्शन और नवस्त्र 81, ये सभी एडवांस आर्म ड्रोन्स है, जो हिंदुस्तान के बढ़ते प्रिसिशन स्ट्राइकिंग पोटेंशियल को दर्शाते हैं। इसके साथ ही अंदर आपको इस अपैरेटस में कामिकाज़े और लॉजिस्टिक ड्रोन्स भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी एक साथ ये दर्शाते हैं कि जो ड्रोन शक्ति प्लेटफॉर्म है, ये हर प्रकार के ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है। तो आप ये देखें कि युद्ध के मैदान में ड्रोन को न केवल रिपेयर कर सकते हैं दोबारा ऑपरेशंस के लिए यूज करने के लिए, बल्कि उसी समय ड्रोन्स बना भी सकते हैं युद्ध के ही मैदान में। इसके अलावा और क्या खास है इस गणतंत्र दिवस परेड पर, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट।
युद्ध के बदलते तरीकों को देखते हुए भारतीय सेनाएं अब मिसाइल फोर्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में डीआरडीओ ने भी पूरी तैयारी की है। डीआरडीओ लगातार मिसाइल के क्षेत्र में सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो, आकाश मिसाइल सिस्टम की हो या फिर MRSAM, SRSAM जैसे मिसाइल सिस्टम हो। और अब डीआरडीओ एक जो नई मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं। पहली बार भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। अब हम इसकी मारक क्षमता आपको बताते हैं। 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और पहली बार जब इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान डीआरडीओ पहली बार ये एंटी शिप लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान देश और दुनिया के सामने रखेगा। आज तक पर हम उसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल की और अब दुनिया देखेगी कि इस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने का काम डीआरडीओ कर रहा है। सर राजा बाबू हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ के मिसाइल के। आपसे जानना चाहूँगे जो नई मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है, क्या इसकी खासियत आप बता पाएंगे? जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड ऑफ द साउंड, इससे बहुत गुना ज़्यादा तेज से चलती है। ये लगभग 10 माक का वेलोसिटी से ये मिसाइल चलती है। और दूसरी बात ये है ये मिसाइल पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर चलते हैं। जनरली मिसाइल क्या होता है, ऊपर जाके ऊपर से नीचे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है, लेकिन इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा है पूरा विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ हाफ्स लेके चलती है। इससे क्या रहेगा तो जो दुश्मन का राडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये आखिरी वक्त तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वही कोई इसको मिसाइल को देख नहीं सकते और वो इसका ट्रैजेक्टरी एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए 2 चैलेंजेस है। एक तो आप इसका विंग्स वगैरह देखेंगे अलग अलग दिखेंगे, बाकी जो मिसाइल से उसका छोटे छोटे विंग हो, इसमें बड़े बड़े विंग दिखेंगे क्योंकि इसका वेरी हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो चाहिए, जिसका जो इतना लंबा देर चलने के लिए एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा लिफ्ट का ज़रूरत है, इसलिए स्पेशल डिज़ाइन है, हाइपरसोनिक एरोडायनामिक्स कहते हैं। और इसका मटेरियल्स है वो भी थोड़ा स्पेशल मटेरियल्स है क्योंकि ये जाते हुए काफ़ी तरह काइनेटिक हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं उसके लिए, इसलिए इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है। जो इस मिसाइल से ये प्रूव होता है भारत भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में पीछे नहीं है। हम लोग हैं ऑलरेडी इसको सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं पिछले साल, और भी टेस्ट रहेंगे और ऐसा वाला मिसाइल अभी बनने शुरू करेंगे हम लोग। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ी और कितने अब तक इसके ट्रायल हुए, कब तक ये फोर्सेस को मिल पाएगी? ये ऑलरेडी इसका सक्सेसफुल डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गया, ट्रायल भी हो गया और एक ट्रायल होने जा रहा है। बट बस 1-1.5 साल का अंदर ये फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इन्वेंटरी में आ जाएंगे मिसाइल्स। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ की डेवलप की बहुत सारी जो मिसाइल थी उन्होंने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई, चाहे ब्रह्मोस की बात करें, MRSAM की हम बात करें, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड ओवर देश दुनिया में युद्ध के हालात है, मिसाइल की भूमिका को कैसे आप देखते हैं? जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हमारे लिए एक नई बात नहीं है क्योंकि हम 20-25 साल से हम लोग मिसाइल्स में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जितना अग्नि सीरीज है, पृथ्वी सीरीज है, वो सब 20-25 साल चल रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी नो है हमारा पूरा डीआरडीओ का पास है। और सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, मिसाइल में अलग अलग तरीके का होता है। कोई सरफेस टू एयर होता है, सरफेस होता है, हाइपरसोनिक है और शिप और एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं। डीआरडीओ हर तरफ का कैटेगरी में काम कर रहा है और इसका मिसाइल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस अभी क्या है, ज़रूरत है कन्फिगर करने का। अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हम जो टेक्नोलॉजी से हम मिसाइल कन्फिगर करके मिसाइल बना सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ जो गवर्नमेंट का विजन है और गवर्नमेंट का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता का, उसमें मिसाइल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डीआरडीओ जो 1-2 डिकेड्स पहले से काम करते आ रहे, हमारे पास पर कंप्लीट नो हो है। आप देखें ना, हाइपरसोनिक अभी 2-3 साल से दुनिया में बात हो रहा है हाइपरसोनिक का। हमारे पास भी मिसाइल ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं, हमारे पास और भी वेरिएंट आएंगे। आप देखिए 1-2 साल के अंदर और भी वेरिएंट ट्रायल्स के लिए आ जाएंगे हम लोग। इस कैटेगरी में जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है ये एक तरह से पहली बार डीआरडीओ ने तैयार की। जी एंटी शिप में से पहले भी था, लेकिन इसमें एक जैसा बोल रहे खासियत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये चलेगा माक 10, इसका मतलब जो ध्वनि का जो साउंड होता है उससे 10 गुना तेज चलती है। इतना चलेगी तो एनिमी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कम से कम समय में ये टारगेट पहुंचेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी और जब तक ये एंड तक नहीं जाएगा तब तक एनिमी राडार पकड़ नहीं सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सवाल अभी और जो मिसाइल की हम बात करें, ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन की बात चल रही है, प्रलय पर भी लगातार उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता। नहीं, प्रलय का तो आप देखेंगे रिसेंटली हम एक सैल्वो लॉन्च भी हो गया, प्रलय का पहले भी टेस्ट हुआ था, अभी सैल्वो लॉन्च भी हो गया था। दो मिसाइल विद इन सेकेंड्स 2 मिसाइल लॉन्च किए हुए और यूजर ट्रायल स्टेज में है। बस बहुत जल्दी प्रलय अपना आर्म फोर्सेस में आ जाएगा। और ब्रह्मोस का भी वेरिएंट्स चल रहा है, उसका भी वो भी कुछ समय में आ जाएंगे इन्वेंट्रीज में। आपको एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि DRDO और भारत एक तरह से मिसाइल, अलग अलग कैटेगरी की जो मिसाइल हैं, चाहे हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, सभी कैटेगरी में मिसाइल एक फोर्स के तौर पर, अब क्योंकि सेनाएं भी चाहती है कि मिसाइल फोर्स बने, उसमें कहीं ना कहीं भारत एक लीड ले रहा है? जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा पास पूरा टेक्नोलॉजीज है। जो भी फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, हम इस टेक्नोलॉजी को कन्फिगर करके जितना भी जो भी रेंज चाहिए, जितना भी पेलोड चाहिए, वो सब बना सकते हैं। और जैसा आपने पूछा है मिसाइल फोर्स का बात, जो भी ज़रूरत होगा हम बना पाएंगे। और इंडियन इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री बेस है, तो बस हम बनाना शुरू करना है। बस जैसा गवर्नमेंट का डायरेक्टिव होगा वैसा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो DRDO के जो डायरेक्टर जनरल राजा बाबू, उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से DRDO लगातार देश की जो मिसाइल मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक जो एंटीशिप मिसाइल है उसे गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पहली बार देश और दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 6050 लोग भाग ले रहे हैं। हालांकि इक्विपमेंट की हम लगातार बात कर रहे हैं और इक्विपमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सेना में एक बहुत पुरानी कहावत है, वो बंदूक जरूरी है लेकिन उस बंदूक से ज्यादा उस बंदूक को चलाने वाले और उनकी क्षमता ज्यादा जरूरी है। और इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार वो भैरव बटालियन के वीर रणबांकुरे, आप उन्हें भी कर्तव्य पथ पर देखेंगे। और उनके साथ साथ हम बात करेंगे उन स्काउट्स की जो किसी भी युद्ध के मैदान में सबसे पहले टोह लेने के लिए और अपनी पकड़ बनाने के लिए पहुंचते हैं, चाहे पहाड़ हो या रेगिस्तान। क्या भूमिका रहती है उन स्काउट्स की, बता रहे हैं मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तीनों सेनाएं कई अलग तरह के कंटिंजेंट परेड में शामिल कर रहे हैं। इस बार सेना की जो स्काउट्स हैं होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनका एक साझा कंटिंजेंट पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट अमित चौधरी हैं। कौन कौन से स्काउट्स में शामिल हैं और किसके पीछे क्या सोच है? ये एक मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट है। इसमें अरुणाचल स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, डोगरा स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स और सिक्किम स्काउट्स के ट्रूप शामिल हैं। ये पहली बार हो रहा है और इस अगर स्काउट्स के बारे में लोग समझना चाहें तो क्या बता पाएंगे? हाँ जी, ये पहली बार है हिस्ट्री में जो कि स्काउट्स, मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट डेब्यू करने जा रहा है कर्तव्य पथ पे। स्काउट्स जो कि कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है सन्स ऑफ द सॉइल पे, जिसका मतलब यही है कि जो रिक्रूटमेंट है वो लोकल एरिया से किया जाता है। वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि जो वहाँ के लोकल एरिया के जो इंडिविजुअल्स हैं बहुत ही जानकार हैं अपने लोकल एरिया के बारे में, वेदर कंडीशन के बारे में, और उनका एंड्योरेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। आप एक खास तरह की ड्रेस भी आपने पहनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने जो ड्रेस पहना है इसको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम कहा जाता है। इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे पहला जो लेयर है वो पूरा काला होता है, जो दूसरा लेयर है मिडल लेयर वो है हरा, और तीसरा लेयर जो आप देख सकते हैं ये है पूरा सफ़ेद। जो मैंने बूट्स पहने हैं इनको RI बूट्स बोलते हैं, जो कि हमें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फ्रॉस्ट बाइट से बचाते हैं। ये पूरा किट हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में काफ़ी हमें मदद करते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस। ये एक खास तरह से परेड के दौरान देखने को मिलेगा जब सेनाओं की 7 जो स्काउट्स हैं अलग अलग, वो एक साथ साझा कंटिजेंट के तौर पर गणतंत्र की परेड में शामिल होगा। आप कल्पना कीजिए कि एक चील तेजी से आती है और वो चील एक ड्रोन पर झपट्टा मार देती है। आपने सोचा ऐसा हो सकता है? सेना ने ये कर दिखाया है और इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आप वो नजारा देखेंगे भी। रैप्टर्स और फिर वो डबल हम्प्ड कैमल और ज़ंस्कार के पोनी, युद्ध के मैदान में इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और खासतौर पर पहाड़ों में
पोनीज की भी, और सेना के जो रिमाउंटेड वेटनरी कोर हैं उनके जो भारतीय श्वान भी और जो विदेश से भी आए हैं टोह लेने में, एक्सप्लोसिव्स को तलाशने में, या फिर इंसान का जो सबसे अच्छा मित्र है वो उसका वही कुत्ता ही तो है। और रिमाउंटेड वेटनरी कोर का जो कंटिंजेंट है वो मैन एनिमल रिलेशंस सेना में कितना महत्वपूर्ण है वो दर्शाएगा इस रिपोर्ट में। मंजीत सिंह नेगी की ये रिपोर्ट। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड कई मायनों में खास है और सबसे खास एक जो एलिमेंट इस बार है वो आर्मी की जो आरबीसी कोर है, रिमाउंट वेटनरी कोर, उनकी तरफ से खास जो जानवर होंगे वो शामिल होंगे। उसमें चाहे श्वान की बात की जाए, चील की बात की जाए या फिर ऊंट की बात की जाए। हमारे साथ कैप्टन हर्षिता हैं। मैं जानना चाहूंगा किस जो इस बार आरबीसी का एलिमेंट रहेगा परेड में, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सो आरबीसी जैसा कि आपने बताया बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिंजेंट है इस बार रिमाउंट वेटनरी कोर का। उसमें हिस्सा लेने वाले जो जानवर है वो इस प्रकार से हैं। हमारे पास 2 बैक्टीरियन कैमल्स है जो कि लद्दाख से आए हैं, 4 जंस्कारी पोनीज है, 4 रैप्टर्स हैं एंड बाकी जो आप देख सकते हैं नॉर्मल अपने आर्मी डॉग्स भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो डॉग्स हैं वो भारतीय ब्रीड के डॉग्स हैं, तो वो कौन से डॉग हैं जो इस बार जो परेड में शामिल हैं और उनका सेना में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? हमारे पास 5 टाइप के इंडिजिनियस ब्रीड के डॉग्स इस कर्तव्य पथ में हिस्सा ले रहे हैं। उसमें से जो 5 ब्रीड्स है वो है मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, राजेपालायम, चिप्पीपुर्रई और कोम्बई ब्रीड्स। एंड इनका जो ऑपरेशनली इम्पोर्टेंट रोल होता है वो स्पेशलाइज्ड वर्क रहता है जो कि 2 तरीके में डिवाइडेड होता है, एक प्रोटेक्शन पर्पस, एक डिटेक्शन पर्पस। डिटेक्शन वाले जो डॉग्स होते हैं उनका काम रहता है जैसे कि एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन, ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू एंड एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस। और जो प्रोटेक्शन पर्पस में डॉग्स होते हैं उनका रोल रहता है असॉल्ट में और गार्ड डॉग के रोल में। तो इसी तरीके से इन डॉग्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनली रेलिवेंट रोल्स में किया गया है। चील का भी भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है एंटी ये जो ड्रोन ऑपरेशंस में, वो किस तरह से उनके बारे में कुछ बताएं। जो चील है वो मेनली हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं 2 मेन पर्पस के लिए, एक एंटी ड्रोन ऑपरेशंस एंड दूसरा सर्वेलेंस में। आप देख सकते होंगे कई विजुअल्स में भी जो आपके पास पहले आए हैं उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया हुआ है। तो हम उनको इस तरीके का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उस कैमरे की मदद से उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करते हुए उनको सर्वेलेंस में इस्तेमाल किया जा सके। जो एंटी टेरर ऑपरेशन है या प्रोटेक्शन के ऑपरेशन, उसमें खासतौर से चील और डॉग्स को कितना मुश्किल होता है या क्या चैलेंजेस होते हैं उनको ट्रेनिंग के? जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है एनिमल्स एंड बर्ड्स का, उसमें न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप उस साइंस को समझे, पढ़े और अपने तरीकों को उस हिसाब से मॉडिफाई करके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, देन ये जानवर जो है हाईली ट्रेनेबल होते हैं। एंड हम उसी साइंस को पढ़ के और समझ के इन एनिमल्स का ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ इस बार की परेड में जब आप इस तरह के तीनों एलिमेंट जो जानवर हैं, चील है, डॉग्स हैं और ऊंट का इस्तेमाल, ये पहली बार हो रहा है? हाँ जी, द फर्स्ट टाइम रैप्टर्स, बैक्टीरियन कैमल्स एंड ज़ंस्कारी पोनीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। बहुत धन्यवाद। तो कैप्टन हर्षिता ने हमें बताया कि पहली बार रिमाउंट वेटनरी कोर एक यूनिक आइडिया के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में उनके जो जानवर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। चील हिस्सा ले रही है, डॉग्स हिस्सा ले रहे हैं और उसके अलावा जो ऊंट हैं लद्दाख का वो भी इस परेड का हिस्सा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गणतंत्र दिवस पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।